हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 6 मई। तो आज 6 मई में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जिसमें हमने 1 मई को देखा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 2 मई को विश्व टूड़ान दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार की थी हमारी साझा संपत्ति की रक्षा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बनाया गया। और इस बार की थीम थी ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के संदर्भ में पत्रकारिता। तो इस बार की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है इस बार 2026 में, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यह हमने बता रखा है एक पहले वीडियो में। इसके बाद देखेंगे 4 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाते हैं। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानना और उन्हें सम्मान देना इस वर्ष की थीम थी। अब बात करेंगे 5 मई के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो यहाँ पे 5 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, जो कि इस बार की थीम थी मिडवाइफ्स, जलवायु संकट में एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण। दूसरा था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जो कि इस बार की थीम थी स्वच्छता के लिए एकजुट हों, सुरक्षा के लिए अपने हाथ को साफ रखें। तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व अस्थमा दिवस, और ये मनाया जाता है तीन नहीं ये मई के फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक, मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी अस्थमा शिक्षा सशक्त बनाती है। और 5 मई का लास्ट दिवस है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, जो कि इस बार की थीम यूनेस्को द्वारा पुर्तगाली भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु बनाया गया था इस दिवस को। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के राजभवन में यानी कि देहरादून में है आयोजित वसंतोत्सव 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी फ्लोरल हीलिंग। यहाँ पे उत्तराखंड के राजकीय पुष्पों और बागवानी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इस थीम का चयन किया गया है। राज्य की परीक्षाओं में यहाँ पे वसंतोत्सव का एक अनिवार्य विषय बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं वसंतोत्सव की। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की बात करें तो राजभवन में उत्सव की शुरुआत 2003 में तत्कालीन राज्यपाल जो थे सुदर्शन अग्रवाल, उनके द्वारा की गई थी। विशेष डाक टिकट भी इसमें जारी की है, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण पुष्प या वनस्पति पर बनी हुई है। शहद उत्पादन की बात करें तो मेले में फूलों के साथ साथ मौन पालन, मधुमक्खी पालन और राज्य स्तरीय शहद उत्पादन का प्रदर्शन यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को रोकने के लिए संचालित पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन के तहत किस सामग्री को एकत्र करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है? तो ये है चीड़ की पत्तियां, यानी कि इसको पिरूल बोलते हैं पहाड़ में। तो यहाँ पे गर्मियों में क्या होता है ना, तो इनमें आग लग जाती है। ठीक, इनसे आग ज़्यादा फैलती है। आग तो वैसे नॉर्मली कोई लगाएगा ही, लेकिन इससे क्या होता है, आग जल्दी फैलती है। ठीक है, तो इस टाइम पे सरकार ने क्या किया है, तो यहाँ पे जो भी इसका पिरूल लेके आएगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे। यानी कि ये योजना पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं पिरूल के बारे में। तो यहाँ पे चीड़ के जंगल, यहाँ पे इनपुट है इसका, जो कि चीड़ के जंगलों से, चीड़ के पेड़ों से पिरूल बनता है, उसके पत्तों को बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस रोक्स रोक्सबर्गी, जिसे स्थानीय भाषा में सरल भी कहा जाता है। निष्कर्षण उद्देश्य की बात करें तो तारपीन तेल, यहाँ पे पिरूल की पत्तियों के अलावा इसके तने, जो कि लीसा होता है, चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है, उसका उपयोग करके तारपीन का तेल बनाया जाता है। और हरित ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में चक्राता में पिरूल से बिजली बनाने का भारत का पहला छोटा प्लांट स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? चक्राता, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में नक्षत्र सभा का संबंध किससे है? तो भारत का पहला खगोल पर्यटन यानी कि एस्ट्रो टूरिज्म से नक्षत्र सभा का संबंध है। उत्तराखंड ने अपने साफ आकाश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों का लाभ उठाने के लिए खगोल पर्यटन की यह अनूठी पहल शुरू की है। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्र की। तो यहाँ पे पहला है बेनीताल, चमोली में भारत का पहला एस्ट्रो विलेज यहाँ पे बनाया गया है। उत्तराखंड के बेनीताल को भारत के पहले एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरा है मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। इस सभा का आयोजन मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में होता है। और तीसरा है लाइट पॉल्यूशन फ्री जोन, यानी कि यहाँ पे जितना कम पॉल्यूशन होता है तो उतना ज़्यादा क्या होता है, आकाश साफ दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ पे न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के कारण खगोल विज्ञान के लिए ये सर्वश्रेष्ठ जगह मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत भारत का पहला फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन उत्तराखंड के किन दो स्थानों के बीच निर्मित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ब्यासी और देवप्रयाग के बीच में। ये जंक्शन डबल आर्क सिस्मिक आइसोलेशन तकनीक से बनाया गया है, जो भूकंप से सुरक्षा प्रदान करता है।
बात कर लेते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की। तो यहाँ पे पहाड़ों का सीना चीर के इंजीनियरिंग का ऐतिहासिक चमत्कार देखने को मिलता है। संरचना की बात करें तो इस परियोजना की टोटल 125 लंबाई जो है 125 किलोमीटर है, जिसका अधिकांश भाग सुरंगों से होकर जाता है। नेटवर्क की बात करें तो मुख्य स्टेशन यहाँ पे 12 स्टेशन यहाँ पे बनाने की जो भी है इसमें तैयारियां हैं, जिसमें प्रमुख है ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। उद्देश्य क्या है इस चीज का? ये सामरिक महत्व है इसमें, चार धाम को जोड़ने और चीन सीमा के निकट राशन पहुंचाने के लिए जो भी है पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर 2026 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो ये था अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच और स्वास्थ्य समन्वय। अंतिम पायदान ये शिविर दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के एकीकरण पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रभावी ढंग से पहुंचाना था। बात कर लेंगे इस चिंतन शिविर की। तो उत्तराखंड की समृद्ध और विविध जनजातियां विरासत यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें उत्तराखंड की जनजातियां, जिसमें राज्य में मूल रूप से पांच अनुसूचित जनजातियां, जिसमें थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजाति देखने को मिलती है। जनसंख्या की बात करें तो आबादी का वितरण यहाँ पे थारू जो जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, और जबकि जो राजी जनजाति है वो सबसे छोटी मानी जाती है यहाँ पे है। और यहाँ पे संवैधानिक ढांचे की बात करें तो अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय संविधान का 342 अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति यहाँ पे देता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा प्रक्षेपित मिशन दृष्टि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बहु सेंसर अंतरिक्ष निगरानी। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे भारत में निजी तौर पे अंतरिक्ष स्टार्टअप की ऊंची उड़ान है, जिसमें इसका मुख्यालय गैलेक्सी आई एक भारतीय अंतरिक्ष टेक स्टार्टअप है, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसरो इसका सहायक है, ठीक है। इसरो क्या है? इसरो के सहयोग से निजी मिशनों का इसरो के व्यावसायिक विंग NSIL के माध्यम से लॉन्च समर्थन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे बात करेंगे तो भारत में जो प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियां हैं उनको नियंत्रित और सुगम बनाने के लिए नोडल एजेंसी जो है इन स्पेस नाम की नोडल एजेंसी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, RBI के हालिया डेटा के अनुसार डिजिटल रुपया जो कि ई रूपी है, इसके लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे की गई है 30% की वृद्धि दर्ज। यहाँ पे देख लेते हैं तो ई रुपये के लेन देन में 30% उछाल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचेन तकनीक की स्वीकार्यता को दर्शाता है। RBI अब इसे ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थानों तक विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा है। अब बात कर लेंगे डिजिटल रुपया जो कि ई रुपया है, भविष्य की मुद्रा है, जिसमें RBI द्वारा संचालित संप्रभु डिजिटल मुद्रा ये है। लॉन्च तिथि की बात करें तो RBI ने रिटेल डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022, अगर डेट नहीं आएगी लेकिन सन आ सकता है। कानूनी स्वरूप की बात करें तो ये पूरी तरह से एक लीगल टेंडर है, जैसे हमारे नोट होते हैं, मतलब कि जो भी है लीगल टेंडर होते हैं वो भी, तो वैसे ही ये ई रुपये भी क्या है? लीगल टेंडर है जो डिजिटल वॉलेट आधारित है। इसके लिए बैंक के खाते की आवश्यकता नहीं है। और ये 2 टाइप का है, जिसमें पहला है CBDCW जो कि थोक यानी कि होलसेल टाइप का होता है। इसका यूज कहाँ पर आता है? वित्तीय संस्थानों और बड़े बड़े जो बैंक टू बैंक लेन देन होते हैं उसके लिए। और जो दूसरा होता है CBDCR, ये होता है रिटेल टाइप का, ठीक है। तो W का मतलब होता है होलसेल, R का मतलब रिटेल, ठीक। ये आम जनता रोजमर्रा की खरीदारी और व्यक्तिगत लेन देन के लिए यूज किया जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2026 का यूनेस्को गिलमर्रो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये किया है संघर्ष क्षेत्र यानी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को। तो यहाँ पे देखें तो ये पुरस्कार संघर्ष और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जो अपनी जान जोखिम में डाल के सच दिखाते हैं, ऐसे पत्रकारों को साहस का सम्मान करते हैं, ये साहस का सम्मान होता है, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की, तो जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है। ये पुरस्कार 3 मई को मनाया जाता है, और ये दिवस भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी 3 मई को मनाया जाता है। इसी दिन विजेताओं की घोषणा भी होती है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया की रैंक इसकी कितनी है। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, और ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से शांति को बढ़ावा देता है। वैश्विक सूचकांक की बात करें तो प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 मई 2026 को भुज में 6000 लोगों द्वारा भुजंगासन कर एशिया रिकॉर्ड बनाया गया। ये कार्यक्रम किस उत्सव से संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 50 डे काउंटडाउन से संबंधित, यानी कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून को क्या मनाते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाते हैं, योग दिवस मनाया जाता है। तो उसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तो इस अवसर पे भुजंगासन किया गया 5 मई को भुज में। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के बारे में। तो ऋषिकेश में शारीरिक और मानसिक शांति का वैश्विक केंद्र है। वैश्विक पहचान यहाँ पे ऋषिकेश को मिली हुई है। ऋषिकेश को आधिकारिक तौर पर विश्व की योग राजधानी, योग नगरी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो जून 2015 से विश्व भर में ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसकी 21 जून 2015 को ये मनाया जाता है, ठीक। बात करते हैं संस्थागत ढांचे की। तो योग और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए भारत में 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी और यहीं से ये स्टार्ट हुआ था। अब बात कर लेंगे आंसर ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये था लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है और इसी दर्रे से पहले क्या होता था, व्यापार भी होता था। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस नदी को किराता और श्यामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।